है स्पीड लिख का ही तो थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, करेंगे ला। चलिए पहला सवाल क्या कहना चाह रहा है, एच और के एक समूह जी के उप समूह हैं और ऑर्डर ऑफ एच बराबर है 3 और ऑर्डर ऑफ के बराबर है 5 और ऑर्डर ऑफ जी बराबर है 30, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के कितना होगा बताओ। एच इंटरसेक्शन के कितना होगा, 1। क्यों, अब देखो एच इंटरसेक्शन के जो है ये भी एच का भी सब ग्रुप होगा ये और के का भी सब ग्रुप होगा। क्यों भाई, एच इंटरसेक्ट दो उप समूहों का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक उप समूह होता है और उप समूह की जो कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि को क्या करती है, विभाजित करती है। तो एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर है वो 3 को भी विभाजित करेगा और 5 को भी करेगा और 3 और 5 को विभाजित करने वाला नंबर केवल एक ही है, एक जो 3 को भी विभाजित कर सके और 5 को भी विभाजित कर सके। हाँ या ना, हाँ ठीक है, बात आ गई समझ में सबको। हाँ इतना सिंपल सवाल था, पता ही नहीं था। अनावेली समूह की न्यूनतम कोटि 6। 6 से कम कोटि के सारे समूह कैसे होते हैं, आवेली। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 5, एक में तो एक ही अवयव है, 2 3 5 अभाज्य कोटि है और अभाज्य कोटि का ग्रुप हमेशा कैसा होता है, चक्रीय ग्रुप, और चक्रीय ग्रुप हमेशा आवेली होता है। ठीक है ना, और 4 कोटि का जो ग्रुप होता है वो भी हमेशा कैसा होता है, आवेली होता है। तो 6 से कम ये पी स्क्वायर है, प्राइम नंबर का क्या है, स्क्वायर, और किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर का स्क्वायर हो तो वो भी आवेली होता है। तो 6 से कम कोटि के जितने भी ग्रुप होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, आवेली। तो अनआवेली ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। हाँ या ना, अनावेली ग्रुप का ऑर्डर कम से कम कितना होगा, 6। चलिएगा, नहीं साइक्लिक से मतलब नहीं है उसका, वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है इसलिए अपन उसको आवेली बोलेंगे। चक्रीय है तो आवेली होता है, आवेली है तो चक्रीय हो जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है और ये सवाल आपको बिल्कुल ये मान लो याद होना चाहिए, रटा हुआ सवाल होना चाहिए, आरपीएससी का बहुत फेवरेट सवाल मान लो आप इसको, और ऐसा सवाल है जो रिपीट भी कर सकती है आरपीएससी इसको। ठीक है ना, हाँ 31, लेकिन जरूरी नहीं है डाटा में, इसमें तो एक उदम ये हो सकता है कि डाटा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अपन को ये नहीं कि आंसर याद कर ले कि आंसर 31 ही आएगा, आंसर 31 जगह कुछ हाँ सॉल्व, इसमें अपन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ये जो आपको ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में उसमें 31 जरूर मिलेगा कि ट्रेंडिंग में, लेकिन वो इसके डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ कर देगा और फिर आपसे चीजें पूछेगा, तो उस हिसाब से आपको आंसर निकालना आना चाहिए, थोड़ी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर्स नहीं लगाने अपन को। क्लियर, अब यहां पे करते कैसे हैं, ए की पावर 5 का मान ई है और ए बी ए इनवर्स का मान बी स्क्वायर है, तो ऑर्डर ऑफ बी किसके बराबर लिखोगे बताओ, कैसे करेंगे इस सवाल को। यहां पे हैं, हाँ लंबा तो है मेरे भाई, ए बी ए इनवर्स, पहले तो बी स्क्वायर बी की पावर 4 निकालते हैं अपन। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ए इनवर्स ए, ये ई हो जाएगा, बीच का मामला हट जाएगा, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर ए इनवर्स बराबर बी की पावर 4। हाँ या ना, और इसी का दोबारा करेंगे, दोबारा से एक बार करेंगे तो ए बी स्क्वायर ए इनवर्स इंटू ए बी स्क्वायर ए इनवर्स बराबर बी की पावर क्या हो जाएगी, 8। ठीक है ना, तो यहां पे इसमें अपने पास, एक मिनट देखें,
बी की पावर 4 आ जाएगा, ए बी की पावर 4 ए इनवर्स, और बी की पावर 8 हो गई। दोबारा करेंगे तो यहां ए बी की पावर 8 हो जाएगी, और बराबर बी की पावर कितना हो जाएगा 16। सही है। अब इसमें ए की पावर 5 की एंट्री कैसे कराओगे, लेकिन आप ये भी तो काम आना चाहिए ना, ए की पावर 5 का मान ई हमारे पास आना चाहिए। क्यों भाई? हाँ, तो इसमें अपन को यहां से इधर से ए हटाने पड़ेंगे। क्यों भाई? यहां पे ये जो अपन एक काम करें, जो बी स्क्वायर है इसका मान ए बी ए इनवर्स अपन लगा दें बीच में। यहां से थोड़ा सा इसको और खेलो, यहां ये जो बी स्क्वायर है ना इसका मान ये लगा दो आप वापस, ए बी ए इनवर्स अगर अपन लगा दें तो ए, और ये हो गया ए बी ए इनवर्स, और ये ए इनवर्स हो गया बराबर बी की पावर 4। तो ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 बराबर बी की पावर 4 हो गया ये। हाँ या ना? ये जो बीच में बी स्क्वायर था ना, इस बी स्क्वायर का मान अपन ने ये लगा दिया, दे रखा है अपन को ए बी ए इनवर्स। अपन को पावर इधर बढ़ानी है ना ए के ऊपर, ये ए की पावर 5 तक ले जानी है अपन को, है कि नहीं? अब इसका एक और बार स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी ए की पावर -2, यहां पे लगाया अपन ने ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 बराबर ये बी की पावर 8 हो जाएगा। ये यहां से हट जाएगा और बीच में बी स्क्वायर बनेगा, और इस बी स्क्वायर का मान ए बी ए इनवर्स लगाएंगे तो ये हमारे पास कहानी हो जाएगी अब ए क्यूब बी ए -3 बराबर बी की पावर 8। ये मामला बनेगा। हाँ, ठीक है ना? और एक और बार, अब इसका स्क्वायर कर दें अपन, लेकिन अपन को पावर 5 तक चाहिए, तो अब इन दोनों को गुणा कर दूं मैं, ठीक है ना? हाँ, 2 बार अपन की सीधा 2 बार और कर दें। हाँ, तो इधर से अपने पास जब दोबारा करोगे ए क्यूब बी ए इनवर्स A3, और इधर से भी अपन ने लगा दिया A3 B A3 -3, इधर B की पावर कितनी हो गई 16, ये आपस में कट जाएगा, बी स्क्वायर का मान ए बी ए इनवर्स लगेगा, तो ये a की पावर 4 b a की पावर -4 बराबर b की पावर 16 आ जाएगा। अब एक और बार करोगे तो यहाँ पे a की पावर 5 b a की पावर -5 हो जाएगा और बराबर b की पावर 32 हो जाएगा। ये e हो गया, ये e हो गया, तो b बराबर हो गया b की पावर 32, ठीक है ना। और यहां से b इनवर्स से गुणा कर देंगे तो ये e हो जाएगा, इधर e बराबर b की पावर 31 आ जाएगा। और 31 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को कोई विभाजित करता नहीं है, इसलिए इसका ऑर्डर सीधा सीधा क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। क्योंकि 31 से पहले किसी पावर पे अगर मान e के बराबर आता तो वो पावर 31 को डिवाइड करनी चाहिए थी, जबकि 31 को कोई डिवाइड करता नहीं है, इसलिए ऑर्डर ऑफ b का जो मान है वो सीधा सीधा क्या लिख देंगे अपन 31 लिख देंगे। क्योंकि b की पावर 31 पे मान e आ ही रहा है, तो ये कंफर्म है कि ऑर्डर ऑफ b या तो 31 होगा या 31 से कम होगा। 31 से कम उसके होने के चांस हैं जो 31 को डिवाइड कर सके। अब 31 को डिवाइड करने वाला होता ही नहीं है कोई, है कि नहीं। तो ये कैलकुलेशन, ये पार्ट समझ में आया सब लोगों को अच्छे से, ठीक है ना। तो इस वैरायटी की कुछ चीजें आपको मिल सकती है, अपन ये नहीं कह रहे सेम टू सेम सवाल मिले, लेकिन इस तरह से कुछ खेलने वाली चीज आपको एग्जाम में नजर आ सकती है, तो इनके साथ खेलना अपन को आना चाहिए। खेल लोगे, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट अपन यहां पे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें क्या है, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए में ये कह रहा है किसी समूह मतलब ग्रुप को सब ग्रुप की ऑर्डर हमेशा डिवाइड करता है। सब ग्रुप
ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा डिवाइड करता है क्या? हमेशा डिवाइड नहीं करता, ग्रुप फाइनाइट होने पर ही होता है ये काम। फाइनाइट ग्रुप के लिए वो लागू होती है, हर ग्रुप के लिए लागू नहीं होती है। हाँ ये सब, लेकिन अपन लैंग्वेज यहाँ पे सब ग्रुप ही मान लो, उप समूह मान लो, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अपन को यहाँ पे समझना है, ठीक है ना? हाँ उप समुच्चय नहीं है, उप समूह ही होता है वो, ठीक है ना? चक्रीय समूह के पास उप समूह नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। चक्रीय समूह का उप समूह हो सकता है। समूह के अवयव की कोटि कभी भी समूह की कोटि को भाग नहीं देता, ये भी गलत है। समूह के अवयव की कोटि समूह की कोटि को भाग देती है, तो सहसमुच्चय की कोटि समूह की कोटि को हमेशा भाग देता है, ये सही है, ठीक है ना? हाँ सहसमुच्चय बोले तो कोसेट, कोसेट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। क्लियर? चलिएगा, अब यहां पे अपन को बात करनी है अवयव 25 से जनित Z30 के उप समूह में अवयवों की संख्या कितनी है? हाँ? 25 से जनित कितना आंसर आएगा? 6। कैसे आएगा 6? क्या चीज? हाँ Z30। हाँ Z30 का मतलब क्या हो गया? इसमें 1 से लेकर 30 तक के अवयव हो गए। अब Z30 बराबर हो गया 1 से लेकर के 30 तक के अवयव। हाँ अब बताओ, 0 से 29 ले लो या 1 से 30 ले लो। मल्टी अगर मान लो प्लस का ऑपरेशन ले रहे हो तो 0 से 29 ले लो, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ले रहे हो तो 1 से 30 ले लो। मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन में कौन नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। समझ गई बात को? अब इसमें अपन को 25 से जनित मान देखने, 25 से। अब 25 का ऑर्डर निकाल लो कितना आएगा। तो इसमें अपन देखो मल्टीप्लाई तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, तो अपन इसको उससे ही कर लेते हैं, प्लस वाले से करते हैं। तो 0 से 29 अपन ने ले लिया। 25 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 25 प्लस 25 50, और 50 में अगर 25 किसका भाग देंगे अपन? हाँ 30 का, तो कितना बचेगा? 20। 25 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 थी या 75? 75 तो 15 आ जाएगा। 25 की पावर 3 4 करोगे तो 25 चौका 100, 10 आ जाएगा। और 25 की पावर 5 करेंगे तो 125, तो 5 रह जाएगा। और 25 की पावर 6 करोगे तो 150, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा यहां। तो पावर 6 पे जाके आइडेंटिटी आ रहा है। तो 25 से जनित जो अवयव हुए, जिनको 25 की पावर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे अवयव कौन कौन से हुए? ऐसे अवयव हमारे पास हो गए 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। 3 और 3 6 अवयव हो गए। तो ऐसे अवयव 25 से जनित Z30 के उप समूह में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। हाँ या ना? हाँ
जीसीडी करके भी हाँ कर सकते हैं, जीसीडी करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे भी हाँ कर सकते हैं। 25 की पावर 2 का मतलब है 25 प्लस 25। अब 25 प्लस 25 कितना हो गया 50। मॉडुलो क्या है यहाँ पर 30। 50 में 30 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 20 बचेगा। हाँ तो Z30 ये बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन है ये। हाँ क्या चीज? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है Z30 है ये, इसमें ये अवयव होते हैं 0 से 29, इसमें प्लस 30 का ऑपरेशन अगर लगाएं तो इसमें 25 से जनित, अब इसमें 25 से जनित मतलब जिनको 25 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है, तो 25 की पावर के रूप में ये एलिमेंट आ सकते हैं। क्योंकि इसके आगे कोई भी पावर निकालोगे तो सेम यही टर्म रिपीट होंगी। तो इनसे बनने वाला ग्रुप उपसमूह ये बनेगा, ये एक उपसमूह बनेगा, और ये सारे अवयव 25 से जनरेटेड हैं क्योंकि इन सबको 25 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है। तो 25 से जनरेटेड जो सब ग्रुप है उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी आ रही है 6 आ रही है। हाँ वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा 20 15 10 5 यही, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बताओ, यदि स्मॉल ए समूह कैपिटल जी का कोई अवयव है जिसकी कोटि 35 है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15 कितनी होगी। अब इसमें अपन ने एक सूत्र पढ़ रखा है, ऑर्डर ऑफ ए का मान अगर n है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर s क्या होती है n अपॉन डी, और डी क्या है एलसीएम, एलसीएम या एससीएफ, एससीएफ जीसीडी n कॉमा एस। यहां n का मान कितना है 35 और s का मान है 15, तो d का मान कितना आ जाएगा, दोनों का एससीएफ कितना होगा 5। दोनों में से बड़ा फैक्टर क्या कॉमन आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15, ए की पावर 15 का ऑर्डर कितना आ जाएगा 35 और बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा 7। हाँ अभी बीच में मत भेजे यार। Z5 इंटू Z10, ठीक है ना, देखेंगे इसको, अभी देखेंगे ला, ठीक है ना, करवा दूंगा इसको, मिक्स क्वेश्चन में दोबारा से ले लेंगे, ठीक है ना, उसमें करवा दूंगा। हाँ उसके जैसा ही है होने को तो, पर उसमें थोड़ा चेंज है, उसमें मल्टीप्लाई में भी दे रखा है ना, क्रॉस है उसमें। यहां पे एक ग्रुप जी सम ग्रुपांक का है, तो सम ग्रुपांक मतलब उसका ऑर्डर जो है वो सम है, उस ग्रुप का ऑर्डर 2 4 6, तो उसमें कम से कम एक अवयव कैसा होना चाहिए, तो उसमें कम से कम एक अवयव ऐसा होता है जो खुद का प्रतिलोम होता है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि उसका ऑर्डर सम है। जैसे मान लो n बराबर 4 ले लिया तो एक अवयव तो उसमें से e हो गया, उसको हटा दो तो बचे कितने अवयव 3। अब मान लो कोई अवयव खुद का कोई प्रतिलोम नहीं है तो सबका प्रतिलोम अलग अलग हुआ, तो 2-2 के जोड़े बनने चाहिए, तो 2-2 के जोड़े तो इसमें एक ही बनेगा ना, एक अवयव ऐसा बचेगा ही बचेगा जिसके साथ जोड़ा नहीं बनेगा, और एक अवयव ऐसा बचेगा जिसका जोड़ा नहीं बचेगा, तो वो अवयव खुद का प्रतिलोम होना पड़ेगा, और कोई अवयव खुद का प्रतिलोम होगा तो उसकी पावर 2 का मान e आएगा। आ गई समझ में बात, हाँ या ना? किसी को कंफ्यूजन हो इसके अंदर तो बताओ। तो यदि एक ग्रुप G सम ग्रुपांक का है तो एक अवयव ऐसा A जरूर होगा जिसके लिए A स्क्वायर का मान किसके बराबर आएगा, E के बराबर आएगा। सही है बात?
हाँ, नहीं ग्रुप थ्योरी में से तो सीधे सीधे ही आते हैं, ज्यादा लंबे सवाल आते ही नहीं है ग्रुप के। हाँ, इसलिए तो अपन ने उसमें दो तीन सवाल कम कर लिए ना, आपने टारगेट में से, क्योंकि दो तीन सवाल तो ऐसे आएंगे जो अपन से होंगे नहीं, लेकिन पांच छह सवाल ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो अपन आराम से कर सकते हैं। पांच सवाल आराम से, 5 से 6 सवाल आराम से ग्रुप थ्योरी के अपन निकाल देंगे 7-8 सवालों में से। तो जी एक समूह है, जी की कोटि 13 है, तो जी कैसा होगा बताओ? आबेलियन और चक्रीय दोनों होगा ये, क्योंकि ये अभाज्य कोटि का ग्रुप है और अभाज्य कोटि का ग्रुप चक्रीय होता है, और चक्रीय होता है तो आबेलियन तो होगा ही होगा, चक्रीय होगा तो आबेलियन होगा ही होगा। तो ये जी एक समूह है, जी की कोटि 13 है, तो जी का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? जी जो है वो चक्रीय होगा, और चक्रीय होगा तो आबेलियन भी हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का क्रमचय, देखो एक सवाल क्रमचय से रिलेटेड आपको जरूर मिलता है, और क्रमचय वाला टॉपिक बिल्कुल सीधा पड़ता है इसके अंदर, अत्यंत सरल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे निकालोगे? गलत हो गया था, कि आप सही कर लेंगे तो अब सही बता आंसर। दो कॉमा तीन है, पक्का? एक मिनट देखो जाना, तरीके से देख लो, पहले तो इसको सिस्टम से कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर ट्रिक से कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 तक ले लिए, 1 की इमेज 2, 2 की 4, 3 की 3, 4 की 5 और 5 की 1, ये तो ये हो गया। ये भी 1 2 3 4 5 हो गया, 1 की 5, 2 की 1, 3 की 2, 4 की 3 और 5 की 4। अब इसमें मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है बताओ मुझे? इधर से 1 की 5 और 5 की 1, हाँ है कि नहीं? अब 1 की 5, 5 की 1, तो 1 को हटा दो, 2 1 और 1 की 2, 2 से 2 हट गया, 3 की 2, 2 की 4, 3 का 4 आ गया, 4 का 3 और 3 का 3, तो 4 का 3 आ गया, 5 का 4, 4 का 5, तो 5 का 5 आ जाएगा, छोड़ दो, ये बचा, तो मतलब 3 4 आ गया, ठीक है ना। अब ऑप्शन में है ही नहीं ये, ठीक है ना, 3। हाँ, अपन ने क्या, अब 3 4 केवल 3 आगे का देखा ही नहीं अपन ने, तो ये हो गया बोनस सवाल। तो 2,3 कैसे आ जाएगा? आगे से, हाँ नहीं, वो तो एक जुगाड़ हो गया फिर करना एक तरह से, तरीका तो यही है। वो तो अपन यूं कह दो कि हाँ भाई ये नहीं मिल रहा, तो अपन ने कर दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया। अब अगर ये चक्र असंयुक्त चक्र होते जब, तो फिर भी अपन सर सब बदल भी सकते हैं, क्रम भिन्नता के नियम का पालन करेगा। अलग अलग खाएं, दोनों में 2 कॉमन है ना, असंयुक्त चक्र कहां है? ये एक भी कॉमन है, क्या? अच्छा, क्या खुद अलग अलग नहीं हो सकते क्या?
कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे तरीका सवाल सवाल ही गलत है ये तरीके से। तो ठीक है ना, 1 मिनट रुको, मैं वैसे और चेक कर लेता हूं। वैसे तो इसका आंसर फिर बोनस में जाना चाहिए। एक अरे ऐसे लिखा हुआ नहीं कि क्रम से उसने से दे रखे पहले ये बाद में ये, तो अपनी मर्जी से क्रम थोड़ी चेंज कर देंगे। वो तो एक जुगाड़ हो गया। हाँ, चलता तो यही है, रिवर्स ही चलता है ये। हाँ जी, अभी बताते हैं, 1 मिनट रुक जाने थोड़ा सा। तो उसमें बोनस नहीं करा सवाल को। एक मिनट रुको, एक मिनट डट जा, अभी मैं करता हूं चेक इसको। हाँ वो वही, वो तो फिर अभी रुक जा, लेकिन अभी तो अपन आगे के सीखने के हिसाब से भी चीजों को करेंगे ना। आगे तो गड़बड़ नहीं हो कम से कम। ठीक है ना, आएगा तो इसका 3 4 ही आंसर। अब लेकिन जुगाड़ करने के लिए अपन कह दो कि भाई उसको उल्टा करके फिर कर लो, तो फिर 2 3 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो गलत होना चाहिए, बोनस में ये सवाल जाना चाहिए। एग्जाम में तो फिर आए तो स्किप की करेगा, तो आपको पता है तो मैं 2 3 लगा लीजिए पहले। आरपीएस है कि नहीं? हाँ, क्योंकि 3 4 सही आंसर तो है नहीं। अब एक आंसर तो लगाना कहता, आरपीएस डिलीट करेगी, नहीं करो डिलीट तो फिर अपन तो बचाव तो करके चलेंगे, नहीं करो तो बस बदल लियो तो फिर बदल के कर दीजिए, क्या करें? है कि नहीं? नहीं मन करे तो फिर छोड़ के आना ही है, फिर तो लास्ट ऑप्शन तो वही है, अनुत्तरित सवाल। हाँ, अब स्वयं विवेक से निर्णय तो लेना पड़ेगा। तो वैसे तो मेरे हिसाब से फिर अपन को अगर लगता है गलत सवाल है तो फिर इसमें बदल करके फिर करे आना आंसर, छोड़ के तो मत आना। हाँ, अगर पहले ये वाला मिल जाता है तो इसको भरना है, ये नहीं मिलता है तो फिर रिवर्स वाला भर देना। हाँ ठीक है, हो गया भाई? चलिएगा, दोबारा बताऊं? नेट खत्म है गो।
कोई बात नहीं लाला, देख दोबारा न्यो है यहां में, देख 3 को 2, 3 को 2, 2 को 4, तो 3 को होगा 4। अब 4 को देखेंगे तो 4 को 3 और 3 को 3, तो 4 को 3, मतलब डब्बा बंद होगा ही तो। और कोई को देखेगा 2 को 1, 1 को 2, 2 से 2 गए हो, 1 पर शुरू करें, 1 को 5, 5 को 1 ई गए हो, 5 को 4, 4 को 5 ई गए हो, 4 को 3 और 3 को 3, तो 4 3 तो हमें आई गए, तो एक ही बचो 3 4। आई समझ में बात? ये भी करने जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहीं में से देख लो बस ऊपर ही, ठीक है। चलो इसका तत्समक अभी बताओ क्या आएगा? 6। अब तत्समक अवयव के लिए देखो क्या कर सकते हो, तत्समक अवयव को यहां से ऑप्शन उठा के देख लो। 2 तत्समक है क्या, तो 4 इंटू 10, 2 करें तो 4 आना चाहिए, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये गलत, ठीक है। 4 तत्समक है तो 2 इंटू 10, 4 करने पर 2 आना चाहिए, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये भी गलत। अब 6 तत्समक है तो 4 इंटू 10, 6 करने पर 4 आना चाहिए, आ रहा है। थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो 8 को भी चेक कर लो, 8 तत्समक है तो 2 इंटू 10, 8 करने पर 2 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो ये गलत, तो सही यही है। नहीं वैसे सबन के ऑर्डर निकाल निकाल कर चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल को कहां से करो? ऑप्शन से देख लो कौन तत्समक की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सही है बात? समझ गए अच्छे से? चलिएगा, परिवहन समस्या का प्रारंभिक आधारी सुसंगत हल ज्ञात करने की विधि नहीं है। कौन सा? शून्य निर्दिष्टीकरण विधि। ये काय में काम आती है? असाइनमेंट में काम आती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है, बिल्कुल सही है। अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी अवमुख होता है, बिल्कुल सही है। सभी सुसंगत हलों का समुच्चय अवमुख समुच्चय नहीं होता है, ये गलत है। सुसंगत हलों का समुच्चय अवमुख समुच्चय होता है, और परिमित बिंदुओं के अवमुख संचयों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है, बिल्कुल सही है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी। सही है बात? हाँ, क्लियर? हाँ, यूनियन को संग, इंटरसेक्शन को सर्वनिष्ठ। हाँ, उभयनिष्ठ नहीं बोलते, सर्वनिष्ठ बोला जाता है ज्यादातर। हाँ भाई, परिवहन समस्या में 5 पंक्तियां और 6 स्तंभों की संख्या है, तो अपभ्रष्टता विद्यमान कब होती है? ये मैंने क्लास में करवाया था आपको, प्रैक्टिस क्लास में, जब लेस देन m प्लस n माइनस 1 हो जाए। तो 6 प्लस 11 में से गया लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब एक ही ऑप्शन है 9। भरी हुई कोष्टिकाओं की संख्या m प्लस n माइनस 1 से कम है, तो उसमें क्या आ जाती है? अपभ्रष्टता आ जाती है। हाँ या ना? ठीक है, चलिएगा। रैखिक प्रोग्रामन समस्या का द्वैती क्या आएगा? अब द्वैती में देखो सीधी सी बात है, यहां जो गुणांक है ना, ये मिनिमाइज है। अब मिनिमाइज का क्या हो जाता है? पहली बात तो मैक्सिमाइजेशन, तो मिनिमाइज वाले को तो काट दो। हाँ या ना?
और मैक्सिमाइजेशन में ये वाले मान आएंगे 23 और 52, ठीक है ना, 23 और 52 दोनों में 23 और 52 ही आ रहे हैं, सही है, ठीक है ना। अब देखो ये वाले कंडीशन दोनों में सेम है, छोड़ो, फिर ये वाली कंडीशन दोनों में सेम है, ये छोड़ो, ये वाली कंडीशन दोनों में सेम है, इसको छोड़ो, यहां अंतर है, यहां लेस देन 0 दे रखा है तो ये गलत हो गया, यू वी ग्रेटर, अरे हो तो रहे, तो ग्रेटर देन के लेस देन तो हो रहे हैं सभी, लेकिन या में भी है, लेकिन दोनों में, लेकिन वेरिएबल तो पॉजिटिव होने चाहिए ना, वो नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, ऋणात्मक प्रतिबंध तो काम करेगा ना उनमें। ये लास्ट वाली उस पर ध्यान नहीं दिया अपन ने, अपन को लगा दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। हाँ भाई, आलेखी विधि से रैखिक प्रोग्रामन समस्या, इस उद्देश्य फलन का अधिकतम मान क्या आएगा, इसका इष्टतम हल निकालना है। अब ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा अपन को। इसमें दोनों लाइन आपके पास ऐसे बनेंगी यूं काटते हुए, ये एक 045, ये 45 0, इसको तो यूं कह दो, एक कॉर्नर पॉइंट के पे फर्क पड़ जाएगा ना, कभी मान लो कॉर्नर पॉइंट पे आ गया मैक्सिमम तो, और एक इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2x + 2y बराबर 90, 3y बराबर 90, y बराबर 30, और 30 y बराबर 30 है तो x बराबर 15,30 आएगा, और यहां y का मान 0 लगाया तो x बराबर 90, ये उल्टा हो गया, ये 45 0 इधर आएगा, और ये 90 0 इधर आएगा, और ये 45 ऊपर आएगा फिर, और x का मान 0 लगाया तो y बराबर कितना आएगा, 36, ये 0,36 होगा, हाँ या ना। अब कॉर्नर पॉइंट आपके पास कौन कौन से हुए, 0 0, 45 0, 15 30 और 0 36। अब इनमें z का मान अधिकतम कितना आएगा, 0,0 पे तो 0, 45,0, 0 हो गया, 45 दूनी 90, 90 के आगे 3 0, और 15 30 पे निकालेंगे तो 15 दूनी 30, 30,000, और 30 3 90, 90,000, 90 और 30 1 20, ठीक है ना, और 0 36 पे निकालोगे तो ये 0 हो गया, 36 3 108, और ये 120, तो ये 120 वाला आंसर सही हो जाएगा। सही है बात, इज दैट क्लियर, समझ गए सब लोग। तो ग्रुप थ्योरी और एलपीपी के सवाल तो मैंने आज करवा दिए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के इसमें बच रहे हैं, वो कल करवा दूंगा, हैं? अब पूरे तो जब भी नहीं होंगे, एक क्लास तो लगानी पड़ेगी अपन को, तो उनको क्या है, पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले सवाल है तो एक साथ ही ले लेंगे उनको। हाँ जी भाई, राधे राधे सभी को, जय श्री राधे। चलिएगा स्टार्ट करें मिक्स प्रैक्टिस एंड साथ में टेस्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन भी है, टेस्ट सॉल्यूशन में मिक्स क्वेश्चन है, तो दोनों ही प्रैक्टिस अपन की साथ में चलेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 15 तक पहले कर चुके थे।
ए बराबर एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, tan बी बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम है, तो अल्फा का मान क्या आएगा बताओ। tan बी का मान अपन को ये दिया है और बी ए का प्रतिलोम है, तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? ए बी को आई कर देंगे। ए बी ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के अगर प्रतिलोम होते हैं तो उन दोनों का गुणनफल चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो, मान किसके बराबर आएगा? आई के। तो यहाँ पे tan बी दे रखा है तो tan बी ए, tan बी को ए से गुणा करूं तो ये मान tan आई के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। tan बी का मान अगर अपन लगाएं तो ये अपने पास है 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3 और इनटू में a 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, अब यहां अपन को अल्फा वाला मैटर चाहिए, बाकी मैटरों से मतलब नहीं। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से करो कोई मतलब नहीं है, पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम, तो पहली पंक्ति को तो गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करोगे तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आएगा, हाँ या ना। दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करोगे तो मल्टीप्लाई में दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आएगा, क्या मान आएगा? -5, ये 0 हो जाएगा और प्लस अल्फा। अब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव tan i में क्या आएगा? tan 0 0 0 tan 0 0 0 tan। अब ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ 0 आएगा तो ये मान बराबर 0 करोगे तो अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे क्या दिख जाएगी? 5। अल्फा का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। टेस्ट में नहीं होते हैं, कितना सिंपल सा सवाल है, टेस्ट में टफ लगता है। देखो एग्जाम फोबिया तो होता है थोड़ा बहुत, उसी से, लेकिन प्रैक्टिस कर करके अपन को उन चीजों से बाहर निकलना है। चलिएगा ये बताएं, हाँ टाइम कम, लेकिन अपन को पूरे सवाल नहीं करने होते हैं ना। हाँ चलिएगा, a बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर बराबर 25 दे रखा है, तो अल्फा का मॉडुलस कितना होगा? अब ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है? डायगोनल का मल्टीप्लाई आता है, इसका मान ये आएगा डायगोनल का मल्टीप्लाई, हाँ या ना। तो ये हो गया 25 अल्फा, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट a का मान है और ये डिटर्मिनेंट a स्क्वायर का मतलब इसको डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो डिटर्मिनेंट a का जो मान है यहां से अपन को ±5 दे रखा है, तो 25 अल्फा इजिकल टू ±5 लिखेंगे, तो अल्फा इजिकल टू आएगा ±1/5 और इसका मॉडुलस लोगे तो ये 1/5 ही आएगा, हाँ या ना। सही है बात? आपको उधर बैठने के लिए बोला ना है? हाँ अरे ये जगह मैं पढ़ाऊंगा आज अभी अभी ऊपर खड़ा होके ओके हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर मैं अभी मैथ पढ़नी है उनको हो गया भाई। हाँ हाँ वैसे भी निकल जाएगा, हाँ विकर्ण का नहीं करे तो तीसरी लाइन से निकाल लो चाहे पहले कॉलम से निकाल लो, ठीक है ना, किसी से भी निकाल लो, ठीक है। चलो ये देखो a बराबर दे रखा है 1 1 0 1 और p बराबर दे दिया √3/2 1/2 -1/2 √3/2 और q बराबर आपको दिया है, बेटा उधर बैठ जाओ यार, q का मान दिया है p ट्रांसपोज, तो p ट्रांसपोज q की पावर 2005 p, ये कितना आएगा? ये मान बताओ, p ट्रांसपोज इंटू q की पावर 2005 इंटू p, ये किसके बराबर होगा? q बराबर ये दे रखा है,
हाँ भाई, ए ऑप्शन। अब इसमें देखो यहाँ पे ये ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा कि Q की पावर 2005 को क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ पे Q अब इसके लिए अपन को देखो Q स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आता है P A P ट्रांसपोज और फिर P A P ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो इसमें अपन को एक तो ये P ट्रांसपोज इंटू P पकड़ना पड़ेगा, ये कितना होगा, ठीक है ना। और P ट्रांसपोज इंटू P करेंगे तो ये मेरे हिसाब से I आना चाहिए। P ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2, ये तो P ट्रांसपोज हो गया। इनटू P करेंगे √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2। तो P ट्रांसपोज इंटू P करोगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम 3/4 प्लस 1/4 1 आएगा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 3√3/4 और माइनस 0 आ जाएगा 0 1। तो P ट्रांसपोज इंटू P का मान I के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये मान I हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, P A स्क्वायर P ट्रांसपोज हो गया ये, हाँ या ना, सही है बात। हाँ, P लाम्बिक मैट्रिक्स हो गई। अब यहां अब जैसे जैसे Q के ऊपर पावर बढ़ाते जाओगे वो A के ऊपर बढ़ती जाएगी बस। तो Q की पावर 2005 का मतलब हो गया P A की घात 2005 P ट्रांसपोज और P, ये Q का मान लगाएंगे तो इसमें ये I हो जाएगा, इधर से ये I हो जाएगा, मतलब कुल मिला के A की घात 2005 के बराबर आएगा। ये जो टोटल मान है वो A की पावर 2005 के बराबर आएगा, हाँ या ना। अब अपन को ये देखना पड़ेगा A स्क्वायर, अब ये A की पावर 2005 के लिए अपन को ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा कि A स्क्वायर क्या आ रहा है, A क्यूब क्या आ रहा है, A की पावर 4 क्या आ रही है, A की पावर 5 क्या आ रही है, ठीक है ना। A स्क्वायर अगर अपन निकालेंगे तो A स्क्वायर कितना आएगा 1101, इनटू में क्या करेंगे A 1101, तो ये आपके पास क्या आएगा 1 और यहाँ पे 201, मतलब A स्क्वायर में 2 आया। अब इनटू दोबारा से एक बार करके देखो तो इसमें ये 3 हो, अगले में A क्यूब में 3 हो जाएगा, A4 में 4 हो जाएगा, A5 में 5 हो जाएगा, तो इसमें 2005 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन A बन जाएगा अपने पास। P ट्रांसपोज Q की पावर 2005 इंटू P का जो मान है वो 1 2005 बन के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना। समझ गए सब लोग, पटेल साहब, ऋतिक, अंजलि, अंजू, धनराज, जय, जोगेंद्र, मधु, माधुरी, महेश, सबको आ गई बात समझ में। चलिएगा नेक्स्ट बताइए, ये अपन को दे रखा है आव्यूह A बराबर 1 0 -1 3 4 5 0 6 7 तथा इसका प्रतिलोम आव्यूह A इनवर्स बराबर इससे प्रदर्शित होता है। तो A23 का मान, मतलब कंप्लीट A इनवर्स से मतलब नहीं है अपन को केवल प्रतिलोम आव्यूह में A23 बताना है, डायरेक्ट इसी पे काम करना है। ये करो जल्दी से, A23 कैसे निकालोगे। नहीं, टेस्ट तो ओपन हो रहा होगा। हाँ, वो मैंने सॉल्यूशन ऑफ कर देते ना उसके, अब सॉल्यूशन ऑन कर दूंगा उसके आज, तो उसमें दिख जाएगा आपको वो सॉल्यूशन क्या है। वो कुछ बच्चे चीटिंग कर रहे थे ना, इसलिए बंद कर दिए थे मैंने। हाँ, सॉल्यूशन क्या है, 2 दिन के लिए बंद करेंगे ताकि वो उस समय पे कोई चीटिंग ना कर पाए। हाँ जी, क्या आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें अपन एक चीज और करेंगे, आपको मैं टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, जैसे जैसे टॉपिक होते रहेंगे उनके टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से डलवाता जाऊंगा, तो उनको अपने लेवल पे आप लोग करते जाना, उनको डिस्कस नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। टाइम मिलेगा तो अपन कर लेंगे, नहीं तो वो अपने आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ठीक है ना।
तो जो टॉपिक होते जाएंगे उनके अपन टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो मैं डलवाता जाऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको उससे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब देखो A23 बात करना अपन को। A इनवर्स में यहाँ ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, और A इनवर्स होता क्या है? एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, हाँ या ना? अब एडजॉइंट A में ये एडजॉइंट A में जो मान है, तो इसका मतलब ये किसका कोफैक्टर होगा? एडजॉइंट A जो है वो कोफैक्टरों का जो डिटर्मिनेंट बनता है उसका ट्रांसपोज होता है। तो ये मतलब ये कैपिटल A32 के बराबर होता है, ये मान कैपिटल A32 अपॉन डिटर्मिनेंट A के बराबर होगा। ये सीधी सट्ट बात करें तो अपन को A इनवर्स में A23 निकालना है, तो ये तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट जो है इसके कोफैक्टर में डिटर्मिनेंट का भाग देने पर प्राप्त हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में, आप कोई से भी पकड़ लो, जैसे ये निकालना है तो ये कैसे प्राप्त होगा? कैपिटल A23 में डिटर्मिनेंट A का भाग देने पर, हाँ या ना? अब इसका कोफैक्टर क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस ये माइनस में आएगा इसका कोफैक्टर, ये गया 5 प्लस 3 8, तो ये कैपिटल A32 आएगा -8। हाँ भाई, हाँ या ना? अब डिटर्मिनेंट A का मान कितना आएगा? डिटर्मिनेंट A अगर देखें तो पहली रो से खोल लो, चलो 1 के साथ ये गया 28 माइनस 30 माइनस के 2, ये तो ये माइनस इसके साथ खोलेंगे 18, तो प्लस के 18 हो जाएगा, माइनस के ही आएगा 18, तो ये माइनस का 20 आएगा। डिटर्मिनेंट A का मान -20 आ गया, 4 से काटोगे तो आंसर आ जाएगा 2/5। तो A23 का जो मान है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, हाँ या ना? अब अपन ने क्या पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है अपन को इस तरह से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? ऐसे ही किया था, बहुत अच्छी बात है ये तो, इससे बढ़िया बात क्या होगी? बस वो ही पकड़ना है, मैट्रिक्स के अंदर यही चीज समझनी है अपन को। अब A बराबर दे रखा है ये, B बराबर दे रखा है एडजॉइंट A, तो C बराबर दे रखा है 5A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट B बटे डिटर्मिनेंट C कितना होगा, ये आपको बताना है। हाँ, B इजिकल टू, अब एडजॉइंट ऑफ B क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ B हो गया, एडजॉइंट ऑफ B की जगह पे क्या लिख देंगे? एडजॉइंट A। अब इसका डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर होता है? मॉडुलस A की पावर कितना होता है? n-, देखो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट A की पावर n-1। अब यहां पे इसको एक तरह से मैं, ये एडजॉइंट ऑफ B है, ठीक है ना, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ B की पावर n-1 हो जाएगा, और ये जो मान है ये डिटर्मिनेंट B का मान है। डिटर्मिनेंट ऑफ B बराबर ये है, तो डिटर्मिनेंट B का मान ये लगाओगे, डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 होल पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 का स्क्वायर आ गया, हाँ या ना? अब ये सीधा याद नहीं रहे तो थोड़ी सी ये जानकर रहे तो ये थोड़ा सा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ तो 1-2 बार, हाँ, और याद रहे तो अच्छी बात है ही। अब n का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4, डिटर्मिनेंट A की पावर 4 होगा ये, ठीक है। अब C बराबर 5A दिया है, तो डिटर्मिनेंट C किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 5A, और जब 5 बाहर आता है तो इसके ऊपर पावर कितनी आएगी? 125।
ठीक है ना, पावर 3 डिटर्मिनेंट ए। हाँ या हाँ, ये 125 आएगा। अब ये कितना हो गया बेटा, उधर मत करना, उधर बैठ जाओ जाके। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट कितना लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 और बटे में ये हो गया 125 डिटर्मिनेंट ए, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए का क्यूब अपॉन 125। अब डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है ये जरा चेक कर लो। डिटर्मिनेंट ए को जरा चेक करेंगे तो पहले कॉलम से ये गया +3, ठीक है ना, और +2 के साथ में ये आएगा, ये गया 3 में 2 1, तो ये 5 आएगा, और ये 5 आएगा तो ये ऊपर 125 बटे 125 मान कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट सी का मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। a बराबर 1 - 1 1 0 2 - 3 2 1 0 है, और b बराबर एडजॉइंट ऑफ a है, c बराबर 5a है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट b बटे डिटर्मिनेंट ऑफ c ये मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। हाँ या ना, सम ठीक है, आ गई बात समझ में सब लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग, ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो डिटर्मिनेंट आपको दे रखे हैं, और डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 आप लोगों को यहां पे बताना था कि डेल्टा, अब ये दोनों एक जैसी डिटर्मिनेंट होनी चाहिए। अब इनको सेट, डेल्टा 1 को इसके जैसा बनाओ, या डेल्टा 2 को इसके जैसा बनाओ, किसको किसके जैसा बनाए बताओ। अब देखो इसमें ये 2DEF वाली लाइन ऊपर ही ऊपर है, ठीक है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, लेकिन ABC वाली लाइन नीचे नीचे, तो एक चीज चेंज हो गया, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको तो वापस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2DEF और यहाँ पे ये दोबारा बदल दिया 4x 2y 2z, और इधर आ गया 2AB और E। हाँ या ना, अब इसमें नहीं, यहां पे क्या लिख दिया अपन ने, ये 2D आएगा, 2D E और F। अब इसमें F इधर ही इधर चाहिए, F इन दोनों को बदलेंगे, ठीक है ना, तो F इधर आ गया, F 2Z E। अब यहां पे E अपन वापस से इनको बदल देंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो 2D वाले को यहां ले आए, 2D 4x 2a, और E 2b इधर चला गया, ठीक है ना, तो दोनों सेम है बिल्कुल। डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। केवल ऑपरेशंस को अपन को यूज करना देखना था यहां पर कि सही मामला सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हाँ या ना, हाँ इसमें अपन ने पहले तो पंक्तियों को चेंज करा, पहले R1 R2 को, तो ये ऊपर ही ऊपर पहुंच गया, फिर R2 R3 को करा तो वापस से प्लस हो गया, फिर ऐसे कॉलम में पहले दूसरे कॉलम को चेंज करा तो ये आ गया, फिर दूसरे तीसरे को भी चेंज करते तो वापस प्लस हो गया। आ गई समझ में पक्का। हाँ दोनों सेम हो गए, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 0 हो गया। नहीं समझ में आई वो बात तो क्लियर कर लो अच्छे से भाई, सबको क्लियर है अच्छे से। हाँ या ना, चलिएगा नेक्स्ट बताना है अपन को, ये अपन को डिटर्मिनेंट दे रखी है ये fx बराबर, और fx ऑप्शन गलत है इसके, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन। एक मिनट में अभी आंसर मैं चेक कर लेता हूं मिस प्रिंट है क्या, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट रुको,
आवाज आ गई भाई सबको? हाँ, क्या तरीका, क्या टेक्नोलॉजी यहां पर अपनाई जाए सॉल्व करने के लिए? जीरो बनाए ज्यादा से ज्यादा। R1 में से R2 घटा दो एक तो, कॉलम को जोड़ लो, कॉलमों को जोड़ लो चलो, और कैसे भी खेल लो। तो यहां पे कॉलम को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये भी 2 और ये 1 बनेगा। अब घटाना तो आपको जब भी पड़ेगा। सबको अच्छा पूरा ही जोड़ दिया क्या अपन ने? पूरे को ही जोड़ना चाह रहे हो आप? C1 प्लस C2 प्लस C3 कराया आप लोगों ने? हाँ, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अभी ऐसे मत करो मेरे हिसाब से। इसको मैं एक काम करता हूं, R1 में से R3 को माइनस करता हूं, R1 में से R3 घटाता हूं, और R1 और R2 में से भी R3 घटाता हूं। ठीक है, तो यहां रह गया 1 प्लस साइन स्क्वायर, R1 में से घटाई R3 तो ये रह गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया -1। इस इधर घटाया तो ये 0, ये बच गया 1 और ये बच गया -1, और ये ऐसे के ऐसे ही रह गया। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 2x। अब इसको खोल लेते हैं 1 के साथ, तो ये गया 1 प्लस 4 साइन 2x, और माइनस माइनस प्लस आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये -1 के साथ ये गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 1 2 प्लस 4 साइन 2x आएगा। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, हाँ या ना? 2 प्लस 4 साइन 2x, तो fx का मान जो है fx इजिकल टू हो गया हमारे पास 2 प्लस 4 साइन 2x। अब इसका मिनिमम मान देखना है अपन को, fx का मिनिमम की जगह अधिकतम आना चाहिए इसमें। ठीक है, मिनिमम मान के हिसाब से गलत हो गया सवाल। ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम मान के हिसाब से इसमें जो साइन 2x का न्यूनतम मान -1 लोगे तो -4 प्लस 2 -2 आएगा इसका न्यूनतम मान। ठीक है ना, और अधिकतम मान कर देंगे अपन इसको, तो अधिकतम मान इसका 6 आ जाएगा। तो न्यूनतम को इसमें कर देते हैं अपन अधिकतम। ठीक है, हाँ चलो। नहीं, फिर तो न्यूनतम अधिकतम का पता कैसे लगेगा? तो फिक्स मान निकाल लिया आपने। नहीं, साइन स्क्वायर एक्स के मिनिमम मान से मतलब अपन ओवरऑल मिनिमम चाहिए ना। साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम होने पर पूरा मिनिमम थोड़ी ना हो जाएगा। उस बात को जस्टिफाई कैसे करोगे? ठीक है ना, आ गई बात सबको समझ में? चलिएगा, अब इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है अपन को। √13 प्लस √3, √15 प्लस √26, √65 प्लस √3, 2 √5 5, √15, √5 10, √10 5। कैसे करेंगे इसको? हाँ, इसको 2 डिटरमिनेंटों में ब्रेक करो, और 2 डिटरमिनेंट में भी तरीके से करो। एक डिटरमिनेंट में लो यहां से √13, इसके साथ लो √26, और इधर से लो √65। इसमें भी इसने उलझा दिया, तुम यों ले लोगे ना तो फंस जाओगे। और इधर से ले लो 2 √5,
5 रूट 15, ये हो गया रूट 5 रूट 10 और ये 5। अब इसमें अपन ध्यान दें, इसमें रूट 5 कॉमन निकाल दूं तो यहां पे कितना बचेगा 1, ये रूट 2 और ये रूट 5, और यहां से रूट 13 निकाल लें, उधर मत करो बेटा, तो 1 रूट 2 और रूट 5, दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे तो ये तो 0 हो गई सीधे सीधे। अब दूसरी डिटर्मिनेंट में अपन यहां पे क्या ले लें, क्या क्या बच गया, रूट 3 बच गया, रूट 15 बच गया और रूट 65 बच गया। इधर से ये हो गया हमारे पास 2 रूट 5, हाँ 3 बचेगा, 3, 2 रूट 5, 5 और रूट 15। इधर हो गया रूट 5 रूट 10 और 5। अब इसमें से रूट 5 बाहर निकाल लो, यहां से रूट 3 निकाल लो, रूट 5 इसमें से, रूट 5 इसमें से और रूट 3 इसमें से, तो 5 रूट 3 तो बाहर आ गए सीधे सीधे, ठीक है ना। मैं पता लगा दूंगा तुम्हारी। अब हाँ, अब इधर से अपन ने इसमें से रूट 3 ले लिया तो यहां पे क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 रूट 5 और रूट 3। यहां पे रूट 5 गया तो ये रूट 5 और ये रूट 3, रूट 5 गया तो 1 रूट 2 और रूट 5। अब क्या है, यहां पे 2 आ गया इसलिए गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना, नहीं तो 0 हो जाता। अब इसमें चाहो तो एक काम और कर सकते हो, ठीक है, पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को क्या कर दो, घटा दो, और इसमें से इसको घटा देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, C1 माइनस C2 कर दूं तो सही है क्या। अब इसका यहां से जब मान निकालोगे -1 के साथ तो -5 रूट 3, ये गया रूट 5 इंटू रूट 5 5 और माइनस कितना रह गया, रूट 6, ये बचा। अब आगे से माइनस को हटाना है तो माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ऑप्शन बी मैच खा जाएगा। तो इसका मान हो गया 5 रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस 5, सही है बात। तो इस पूरी डिटर्मिनेंट का जो मान हमारे पास निकल करके आया वो क्या हो गया, 5 रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस रूट 5। समझ गए सब लोग। चलिएगा नेक्स्ट बताइए। अब लैम्डा व्यू के बेमान जिनके लिए समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है, समीकरण निकाय दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 10 और x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड बराबर म्यू। तो इसमें देखो पहली बात, ये सवाल में करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो अद्वितीय मान के लिए म्यू पे तो कोई डिपेंड है ही नहीं, म्यू की तो वैल्यू कुछ भी हो, म्यू का मान तो कुछ भी ले सकते हैं। लैम्डा 3 आ रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, वो तो अलग है ना, ऊपर वाली समीकरण तो, ठीक है ना। तो म्यू का मान कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। अब अद्वितीय हल के लिए डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0, ठीक है। और वैसे अपन देखें तो म्यू बिलोंग्स टू आर अपने पास एक ही ऑप्शन में, ठीक है। और यहां से इसका मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस के साथ एक के साथ हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1, ये गया लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 के साथ ये गया 2 माइनस 2 0 नॉट इक्वल टू 0, 2 लैम्डा में से लैम्डा गया तो लैम्डा माइनस 6 प्लस 3, तो
तो लैम्डा -3 नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 और म्यू बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। तो ऑप्शन ए यहां पे आ जाएगा। सही है बात, समझ गए सब लोग? चलिए नेक्स्ट ये सवाल अपन देखें। बड़े ब्रैकेट में ए जो है ये महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। एक्स का मान दे रखा है -1 से 0 तक, वाई का मान दे रखा है 0 और 1 के बीच में, जेड का मान दे रखा है 1 और 2 के बीच में। तो ये डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा भाई? नहीं, आंसर सही कर दिया था मैंने बाद में, आंसर की सही के हिसाब से ही है। नंबर बढ़ गए भाई, देखो एक बार आपके मार्क्स। नहीं, आंसर की जो है वो इसी के हिसाब से लगाइए और उसी के हिसाब से मार्केंगे। एक बार चेक करना, मिला लेना भले ही, ठीक है ना। यहाँ पे x का ग्रेटेस्ट इंटेजर मान जो है -1 हो जाएगा, y का ग्रेटेस्ट इंटेजर 0 हो जाएगा और z का ग्रेटेस्ट इंटेजर 1 हो जाएगा। हाँ, और ये मान सीधे सीधे यहाँ लगाओगे तो ये सारणी बन जाएगी 0 0 1 और ये कितना हो गया -1, ये हो गया 1 z 1 और ये हो गया -1, ये 0 और ये 2। अब इसका जब मान निकालोगे पहली रो से 1 के साथ ये गया -1 नहीं 0 -1 +1 हो जाएगा बराबर 1 आएगा और ये z का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान है तो सी आंसर इसका आ जाएगा। हाँ हाँ, आ गई बात समझ में? लेकिन मार्क्स में तो अंतर आया होगा ना। चलिएगा, ये बताओ साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन 360 डिग्री, ये मान किसके बराबर आएगा? साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन 360 डिग्री। कट जाएंगे सारे। साइन 360 तो वैसे ही हटा दो, ये तो अपने आप में 0 होता है। साइन 350 बचेगा, ठीक है। अब 350 में भी 35 मान है, ये 10 के साथ 35 का जोड़ा ये 0 हो जाएगा, 20 के साथ 340 का, ऐसे करते 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 कहां तक पहुंचोगे? साइन 170 तक। अब साइन 170 के साथ इधर कितनी कहानी बढ़ी? 17, इसमें से 17 कम करो, ये साइन 190 पे पहुंचेगा जोड़ा बनते बनते। इधर से एक उधर से जोड़ा बनाओगे तो इधर से साइन 170 इधर से साइन 190, 17 मान ये 17 मान ये, 17 दूनी 34, 35 मान है ना, बीच में लटक जाएगा साइन 180, वो अपने आप में 0 होता है और ये सारे जोड़े अपने आप में 0 हो जाएंगे। हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है? जोड़ा 0 क्यों हो रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रही है ना बात? इसमें कोई दिक्कत? तो इसका आंसर सीधे सीधे हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन 360 डिग्री, ये मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। हाँ या ना? सही है क्या? समझ गए सब लोग? चलिएगा, ये बताना है अपन को √3 साइन 75 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री। दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, कर दो, चलो ये 2 का भाग दे दिया
और 2 से गुणा कर दिया। इसको क्या लिख दो, लिखना चाहोगे? साइन 30, साइन 60 कर दो इसको, साइन 45, ये साइन 60, कॉस 30 कर लो, चलो कुछ भी कर लो, कॉस 30 कर लो, इसको साइन 30 कर लो। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी हो गया साइन 45 डिग्री इंटू 2, हाँ या ना? ठीक है ना? तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। समझ गए सब लोग? पक्का? चलिएगा नेक्स्ट अपन यहां पे बात करें। ये अपन को दिया है कॉस 52 डिग्री प्लस कॉस 68 डिग्री प्लस कॉस 172 डिग्री। बताओ जरा। हाँ, हाँ, ये cos 60 माइनस 8 हो गया, ये cos 60 प्लस 8 हो गया, और ये cos 180 माइनस 8 है। ये तो गड़बड़ हो गया, cos 180 माइनस 8 तो माइनस cos, हाँ इसको ऐसे कर, इसको ऐसे लिख लो, और ये माइनस का cos 8 हो गया, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। अब इसमें लगा दो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये 172 को 180 माइनस 8 लिख दिया, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो गया। इन दोनों में लगा दो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या हो जाता है? 2 cos a cos b। तो ये हो गया हमारे पास 2 cos 60 डिग्री, cos 8 डिग्री और माइनस cos 8 डिग्री। cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2। ये 2 से 2 गया, cos 8 से cos 8 कट जाएगा, तो ओवरऑल मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री, तो ये मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर, हाँ या ना? सही है बात? इज दैट क्लियर? चलिए अब ये नहीं समझ में आई बात? और टेस्ट में तो करने हैं, इसलिए तो टेस्ट में जब होंगे, जब यहाँ लाइव प्रैक्टिस, यहाँ लाइव दिमाग चलाओगे तो धीरे धीरे टेस्ट में दिमाग लगने लग जाएगा। अब cosec a प्लस cot a का मान 11/2 है, तो tan a का मान क्या होगा? ये तो हो गया cosec a प्लस cot a और cosec a माइनस cot a दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो ये मान क्या हो जाएगा? 2/11। tan की बात कर रहा है, तो tan के लिए किसको पसंद करेंगे? cot को, और cot का मान आएगा इसमें से इसको घटा दो, घटाएंगे cosec कट जाएगा 2 cot a, और 2 cot a बराबर हो जाएगा 11/2 माइनस 2/11। तो एलसीएम कितना आएगा? 22। 2 का भाग 22 में दिया, 11 11 11 121 माइनस 4 117/22, और 2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा cot a का मान 117/44। तो tan a का मान इसका उल्टा हो जाएगा 44/117। cot a का मान 117/44 है, तो tan a का मान इसका रिवर्स हो जाएगा 117/44। सही है बात? इज दैट क्लियर? चलिएगा त्रिभुज एबीसी में कोण सी दे रखा है π/3 और cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos a cos b ये किसके बराबर होगा? खुद से गैस करके भी निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है। तो a प्लस b का मान यहां पे 60 डिग्री होना चाहिए, तो a और b 30 ले लो, हाँ या ना?
तो cos 30 का मान कितना हो गया, √3/2, तो 3/4, ये भी 3/4 और ये भी 3/4 हो जाएगा, ये कट गया तो 3/4 उत्तर आ गया। सही है बात। सी का मान, सी एंगल सी जो है वो 120 हो गया, तो a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, और a प्लस बी 60 डिग्री, तो a और b दोनों क्या ले लो, 30 डिग्री ले लो, है कि नहीं, उसके हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। चलो, साइन इनवर्स कॉस 33 π/5, ये मान कितना आएगा, साइन इनवर्स कॉस 33 π/5, कॉस को साइन में बदल तो लें, कैसे बदलोगे, पहले ये एंगल कितना हो रहा है, π/5 का मतलब कितना होता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 6π प्लस 3π/5, मतलब ये cos 3π/5 रह जाएगा, हाँ या ना। और π/5 का मतलब क्या होता है, 36 डिग्री, हाँ या ना, 36 डिग्री होगा ना π/5 का मान, तो ये 108 डिग्री हो गया, और 108 को अपन लिख सकते हैं साइन 90 + 18, कॉस है, कॉस 90 + 18, तो ये माइनस साइन 18 होगा, क्यों भाई, साइन इनवर्स माइनस साइन 18, 18 को π/10 बोल देंगे। अब साइन π/10, ये 18 साइन 18 फर्स्ट का, ये तो पॉजिटिव होना है, साइन इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देता है, माइनस साइन इनवर्स साइन π/10। अब ये मान रेंज में, साइन इनवर्स साइन x का मान x तब होता है जब x का मान -π/2 से π/2 के बीच में हो। साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x के बराबर कब होती है, जब x का मान -π/2 से π/2 के बीच में हो, हाँ या ना। साइन इनवर्स साइन x का मान x के बराबर तब होता है जब x का मान -π/2 से π/2 के बीच में हो, और ये वही कंडीशन में है, तो इसका मान π/10 आएगा, आगे माइनस लगा हुआ है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/10 आ जाएगी। तो साइन इनवर्स कॉस 33 π/5, ये मान किसके बराबर हो गया, -π/10 के बराबर हो गया। साइन इनवर्स कॉस 33 π/5 का जो मान है, ये किसके बराबर आ गया भाई, -π/10 के बराबर आ गया, हाँ या ना। इज दैट क्लियर, हाँ, हाँ, क्या चीज, साइन साइन इनवर्स, साइन साइन इनवर्स होता, तो यहां पे जो वैल्यू होती है ना इस जगह, वो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए थी। क्योंकि साइन इनवर्स का जो मान है वो तभी तो निकलेगा, अपन आप नहीं, उसमें और कोई मतलब ही नहीं है, उस डायरेक्ट मान आता है, बस वो मान उसके डोमेन में आना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए, तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, चलिएगा, ये बताओ, ABC धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं,
और थीटा बराबर है टेन इनवर्स ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटे बी सी प्लस टेन इनवर्स बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटे सी ए प्लस टेन इनवर्स सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटे ए बी। तो टेन थीटा का मान क्या होगा? हाँ जी, हाँ बन। यहां एक काम करें, ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक ले लू मैं, तो ये मामला क्या बनेगा? टेन इनवर्स रूट थ्री बन जाएगा। और टेन इनवर्स रूट थ्री का मतलब क्या हो गया? पाई बाई थ्री। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। तो टेन 180 डिग्री का मान हो गया 0। हाँ, ना समझे? समझ गए ना? इस तरह से उड़ा सकते हैं फटाफट फटाफट क्वेश्चनों को। हैं? वहां पर सोचते हैं इनमें कहीं सूत्र लगाए कहीं नहीं लगाए, अब यहाँ पर अब फटाफट जा रहे हो गए। हाँ, लेकिन अब ये चीज दोबारा आएंगी ना, तो अब इसका फायदा को टेस्ट देने से, फिर इन चीजों को लाइव देखने से, डिस्कशन करने से, ये चीजें आपको आगे बेनिफिट देंगी। दोबारा से जाएंगे तो हाँ यार ये मुझे टेस्ट में नहीं हुआ था, फिर ऐसे अपन ने फटाफट किया था, तो वो चीजें वापस फटाफट से माइंड में क्लिक करती हैं अपन को, तो उसका बेनिफिट ये मिलता है अपन को चीजों को अटेंड करने से। ठीक है ना? चलिएगा नेक्स्ट बढ़े अपन। ये सवाल देखो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दे रखा है 1। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का मान क्या आएगा? हाँ जी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजिकल टू 1 है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू, हाँ 1/√3 1/√3 1/√3 ले लो, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा। यूं कर लो, एक तरीका नंबर एक तो हो सकता है x बराबर y बराबर z बराबर 1/√3 ले लो। ठीक है ना? तो ये टेन इनवर्स 1/√3 क्या बनेगा? पाई बटे 6, 30 30 30 90 आ जाएगा। ठीक है? और वैसे देखना चाहो तो इसका सीधा सीधा सूत्र याद होना चाहिए, मानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका सूत्र याद है। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये माइनस यहां से कॉमन ले लू, तो ये एक है तो बटे में 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स अनंत बनेगा। टेन इनवर्स अनंत का मान क्या होता है? पाई/2 होता है। ठीक है ना? वही है ना, बस चीजें याद होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? सीधा सट्ट सूत्र है। हाँ, ऊपर का तरीका भी सही है, बिना याद के लिए भी, बिना याद का भी तरीका है। इसके बराबर वो एक्स वाई थोड़ी, वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाई लिखता है वो। हाँ,
अगर ये मान अगर मान लो पाई के बराबर दे रखा है तो यहां बराबर पाई कर देंगे, टेन पाई कितना हो जाएगा 0, और बटे का मान 0 में गया तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, और चाहो तो एक्स वाई जेड का भाग दे दोगे तो 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड एक्स का मान 1 आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, चीजों को समझ करके करेंगे ना तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा ले अपन हर तरह के जवाब दे पाएंगे। इसलिए मैथ में रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया तो अपन फंस जाते हैं फिर। हाँ, अब ये बताओ tan पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ये मान किसके बराबर आएगा? x बराबर कुछ ले लें, मान लो x बराबर 1 ले लो, x बराबर 1 मत लो, 1 पे क्या है दो मान सेम हो जाएंगे। ऐसा मान लो x का जिसपे ये सब अलग अलग आ जाए, √3 ले लो, √3 पे तो काम चलेगा नहीं, 1/2 ले लो, 1/2, ठीक है ना? 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, और 30 का आधा 60 का आधा ये हो गया 30 पाई/6, तो ये हो गया tan 75, और ये कितना हो गया tan 15, 45 माइनस 30 है कि नहीं? और tan 75 को cot 15 बोल सकते हो, और tan 15 का मान 2 माइनस √3 और ये 2 प्लस √3, 4 आना चाहिए। अब x बराबर 1/2 लिखने पर 4 कहां आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। हाँ हाँ, दूसरा तरीका फिर फॉर्मूले से, tan 45 इसको पूरे एंगल को a मान लो, ठीक है ना? ये तो तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 में अगर अपन बात करें तो ये बन जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस a, और एक बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस a, हाँ या ना? ये tan पाई बाई 4 प्लस a हो गया, ये tan पाई बाई 4 माइनस a हो गया। सही है बात? अब ये मामला हो गया 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, ये हो गया 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। अब इसमें एलसीएम आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a, ऊपर हो गया 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ये ध्यान से देखें तो 2 अपॉन कॉस 2a हो गया, हाँ या ना? और यहां पे अपन ने a बराबर क्या माना है, 1/2 कॉस इनवर्स x, 2a बराबर कॉस इनवर्स x, और कॉस 2a बराबर x। कॉस 2a का मान x लगा दिया तो आंसर आ गया 2 अपॉन x। सही है बात? समझ गए सब लोग? सब लोग समझ गए क्या? चलिएगा, नेक्स्ट अपन को मान बताना है। अब ये साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3, ये मान कितना होगा? साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3, ये मान क्या है?
बिल्कुल, इसको अपन a मान लें, इसको अपन b मान लें, तो cos a का मान इसमें तो देखो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 वर्ग करोगे तो 3/4 आ गया। इधर इसको मान लो अपन b मान लिया, तो साइन b का मान हो गया 1/3, b बराबर साइन इनवर्स 1/3 है, तो साइन b बराबर कितना हो गया 1/3, हाँ या ना। लंब बटे कर्ण अपन लगाएंगे, लंब कर्ण 3, तो 9 में से गया 8, 2√2 cos b, अब cos b कितना हो जाएगा 2√2/3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 8/9, तो आंसर आएगा 3/4 प्लस 8/9। एलसीएम कितना होगा 36, 4 9 9 27 और 8 चौका 32, 30 और 20 50 और 9 59/36, इसका आंसर आना चाहिए। साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3, ये मान किसके बराबर आ जाएगा 59/36 के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना। समझ गए सब लोग? हाँ जी। नेक्स्ट बताएंगे अपन अब, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए धागे से एक पतंग उड़ रही है। जब धागा 20 मीटर लंबा है तो पतंग की जमीन से ऊंचाई क्या होगी? और हैं? क्या दे दिए? ज्यादा इजी दे दिए? तो कचू तो पेपर में सरल सवाल नहीं आवेगा। हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल सीधा ही आएगा मेरे भाई। ठीक है ना। एक हाइट एंड डिस्टेंस का टफ पेपर भी तो दिया था एक बार तुमको, जब डेंचू डेंचू करवे लग गए तुम। एक पतंग उड़ रही है, ये पतंग है भाई साहब, और धागा 20 मीटर लंबा है, ठीक है ना। तो ये हाइट चाहिए। अब 60 डिग्री पे क्या होता है, रेशो पता है 60 डिग्री पे tan 60 का मान √3, इसमें ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। अब 2 बराबर 20 है तो 1 बराबर 10 आएगा, और 1 बराबर 10 है तो √3 बराबर कितना होगा 10√3, हाँ या ना। और वैसे देख ऐसा नहीं समझ में आया तो h/20 कर दो बराबर साइन 60 √3/2, 2 से 20 काट लो 10 बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, h बराबर 10√3। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपने पास, क्षैतिज धरातल पर एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? क्षैतिज, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर खंभा है, ठीक है, सूरज भगवान इधर से आ रहे हैं, मान लो कि किधर से बुलवाओगे सूरज को, इधर से बुलवा लिया, हाँ इधर से आओ, यहां से तो इधर गिरा तो ये इसकी छाया यूं बनेगी, लंबाई छाया की लंबाई, इसकी ऊंचाई h तो छाया की लंबाई भी h, तो ये तब पॉसिबल है जब ये उन्नयन कोण कितना हो 45 डिग्री हो। लंब बराबर आधार तभी हो सकता है जब एंगल 45 डिग्री हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी?
मीनार के आधार, एक मीनार है, इसके आधार से 20 मीटर दूर यहां पे कोई बिंदु है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो जितना ये, तो ये भी 20 ही आ जाएगा, 45 डिग्री है तो लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए सब लोग? चलिएगा नेक्स्ट अपन को यहां पर दे रखा है, किसी मीनार के शिखर से भूमि पर स्थित किसी बिंदु कैपिटल ए का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? मीनार के शिखर से भूमि पर स्थित किसी बिंदु ए का अवनमन कोण ये 30 डिग्री है ऊपर से, तो ये कितना, ये अब ये 90 डिग्री होता है ये, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। शिखर से ए का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ए से शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा ना। अरे हाँ हाँ, ये 1 मिनट रुको, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गए। यहां पे अवनमन कोण ये होगा, अवनमन कोण ये है 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, अल्टरनेटिंग एंगल। ठीक है, चलिएगा। और ये अंतिम प्रश्न अपन के पास था, 15 मीटर ऊंचे मकान की छत से किसी बिंदु जो मकान के आधार से 15 मीटर दूर स्थित है का उन्नयन कोण क्या होगा? 15 मीटर ऊंचा मकान है, ठीक है, छत से मकान के आधार से 15 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है यहां, तो इसका उन्नयन कोण कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा, हाँ या ना? तो ये हो गया 45 डिग्री। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, मजा आ रहा है अब सीरीज के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही धनराज भैया? ठीक है ना? इस वीक के सारे टॉपिक लगभग आपके अब कंप्लीट होने के कगार पे हैं। इस वीक में आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, क्वाड्रेटिक और एपीजीपीएचपी, 2 दिन में हो जाएंगे आपके। ठीक है ना? ठीक है ना, करवा देंगे, उसकी और करवा देंगे, उसको अलग से मैं लेकर के उस वीक में जो थोड़ा सा बचा था उसको मैं कवर करवा दूंगा। इस वीक का तो सारा कंप्लीट है ना? नहीं, इस बार नहीं रहेगी। हाँ, दोपहर में ली थी ना। ठीक है, क्या चीज? हाँ, अपलोड अभी लगा दूंगा, प्रोसेस में हो जाएगी अभी। ठीक है, सुबह तक पहुंच जाएगी मोस्टली। हाँ, प्रोसेस में टाइम लगता है ना, वीडियो अपलोड मत क्या, वीडियो प्रोसेसिंग लेता है एक्चुअली। कुछ वीडियो जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं, कुछ लेट प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, सबकी तरफ से मान ली मैंने, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, मेहनत करते रहो, अच्छे से जुड़े रहो। ठीक है।